हेलो दोस्त, आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। एक डेढ़ घंटा से ज़्यादा का होगा वीडियो। तो इसमें हम दो तीन चीज़ों को बात करेंगे। कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसके बाद पहला है टॉपिक किसका एनालिसिस है कट ऑफ यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 60 से 70 नहीं जाएगा। बहुत सारे चैनलों पे अफवाह फैलाया जा रहा है, कैंडिडेट को गलत बताया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ 65 से 70 जाएगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ प्रश्न कहूँ तो 3 से लेके 4 तक भी आ जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और ये पेपर जो ने आईटीआई कैंडिडेट है वो तो अच्छे से कर ही रहे हैं, किसी का 10+2 है वो भी कैंडिडेट अच्छे से कर रहे हैं, जिनका बीएससी ग्रेजुएशन है वो भी कर रहे हैं, और इवन 10th वाले भी कैंडिडेट ये हाईलाइट कर लिए थे वो कर रहे हैं। तो यूआर का कट ऑफ 65-70 ही जाएगा, मैंने बता दिया है रो स्कोर के रूप में। परसेंटाइल के बीच में कहेंगे तो परसेंटाइल किसी को पता नहीं है। परसेंटाइल इतना तो क्लियर है कि यूआर में 90+ ही परसेंटाइल जाएगा स्कोर के रूप में। तो ये थोड़ा सा आप वेट करेंगे जब परसेंटाइल का स्कोर आएगा। अब यहाँ पे वीडियो इलेक्ट्रिसिटी वाला, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला को सारा एक ही में मर्ज करने वाले हैं। तो चलिए पहले दिखा दूँ कि मैं जो स्कोर बताया था वो कहाँ से बताया था। तो मैंने अपने रेलवे लाइव PLP चैनल पे हमने सारा RRC का एक एक एनालिसिस करके डाटा का कटअप बनाया था, उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने यूआर का बोल दिया कि 64 से 68 जाएगा मुंबई में। तो लोग कह रहे हैं नहीं इतना नहीं जाएगा, इतना तो अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए वेट कीजिए रिजल्ट का, सबको अच्छा हो। मैं तो कह रहा हूँ 40 में सिलेक्शन हो जाए, मिनिमम क्वालिफाई 40 नंबर है तो अच्छा होगा कैंडिडेट के लिए। लेकिन हकीकत हमारी भावनाओं से नहीं चलती, हमारी कहने से नहीं चलती। बहुत कैंडिडेट जो पेपर दे रहे हैं उनकी आंसर की से चलेगी, उन्होंने कितना किया है। तो देखिए मेरा कहना और नहीं कहना कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं। एक्चुअल जब आएगा तब आपके साथ बात करेंगे कि कौन से आरआरसी में कितना कटअप गया। सभी आरआरसी का मैंने बना रखा था अलग अलग, सभी आरआरसी का किसी का 65-70 के आसपास एवरेज लगभग यही रहने वाला है मेरे तरफ से। लेकिन वीडियो में जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है उसकी पार्ट को पूरा करने के लिए हम थोड़े से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला ओम्स लॉ डिफाइंड करोन फ्रॉम। देखिए ओम्स लॉ जहाँ से शुरू होती है ये सबको पता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट 10th वाले हैं वो भूल चुके हैं साइंस को, बेसिक साइंस को, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम देते देते जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर में घुसे हुए हैं और ये वाला टॉपिक थोड़ा पीछे पड़ गया है। हालांकि आता है सभी को। तो यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ बारी होती है तो कंडक्टिंग यानी कोई भी मटेरियल कंडक्टिंग होगा उसी में ओम्स लॉ वैलिड होता है, बाकी में इतनी वैलिड नहीं होती, इसलिए उसको नहीं मानते हैं। तो चलिए उसके बाद एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ओम्स लॉ की, सारी इसी फार्मूला के हिसाब से आपके सारे मैथ बनते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं, सीरीज पे कनेक्शन करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की ABCD जानना चाहते हैं, तो ये बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फार्मूला इसमें मैं जोड़ देता हूँ, P = V²/R। ये मेन 4 फार्मूले हैं, इन चारों फार्मूलों को याद रखिएगा। V = IR, I = V/R, R = V/I। इसी का कन्वर्सन है। लेकिन ये P वाला जरूरी कब पड़ता है? जब पावर निकालना होता है, बाकी तो एक से दूसरे डाइवर्ट करके निकल जाते हैं। जैसे मैं P बोल रहा हूँ, P = V²/R। और भी होता है P बराबर, अगर इसी को डिराइव करेंगे V बराबर क्या, V बराबर आप निकालेंगे तो IR होगा, तो उस हिसाब से I² भी हो जाएगा आपका फार्मूला। और कई सारे इसी तरह से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को याद रखेंगे। ओम्स लॉ का बेसिक फार्मूला आपको अभी नीचे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 3-4 प्रश्न, वो सब में काम आने वाला है। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे आप देखें, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ करंट इन वोल्टेज इन 3 वोल्ट इन टोटल रेजिस्टेंस इज 6 ओम। अब ऐसे जितने भी प्रश्न मिले उसको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए CKT सर्किट। ऐसे प्रश्न आए, झटाक से सर्किट बना लीजिए। कह रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी सोर्स है और 6 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। तो रेजिस्टेंस, 1 मिनट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना दूं। एक ऐसा कुछ संरचना बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, यहाँ से बैटरी दे दीजिए और इसको आप जोड़ दीजिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव,
और इस तरह के टर्मिनल बना सकते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है 3 वोल्ट इसकी है और यहाँ रेजिस्टेंस 6 ओम है। तब आपको समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न में करना क्या है। हालांकि जो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं वो डायरेक्ट लिखेंगे। जो फार्मूला ऊपर में हमने देखा, यहाँ पूछ रहा है कि वोल्टेज बताना है, तो V बराबर IR लगा देंगे, IR लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है करंट, तो I बराबर V बटा R होगा, जैसे यहाँ पे फार्मूला डिराइव करके बताया हुआ है। तो V कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है, R बराबर 6 ओम दिया हुआ है, तो 3/6 यानी 0.5 एम्पियर करंट चलेगी, और एम्पियर करंट की यूनिट है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज व्हेन बैटरी इज 6 वोल्ट एंड 2 रेजिस्टेंस आर 3 ओम इन सीरीज। अब देखिए यहाँ सीरीज पैरेलल का कम्युनिकेशन हो गया। तो सबसे पहले देखिए सीरीज जब भी बात की रहेगा तो आप एक बार सीरीज के लिए रेजिस्टेंस में 2 रेजिस्टेंस बोला जाए सीरीज में, तो इस तरह का संरचना सीरीज में बनाएंगे। फिर यहाँ आप एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी में टर्मिनल बड़ा छोटा प्लस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लगा के इसकी एक लिख देंगे 3 ओम 3 ओम। हालांकि कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है, ये आप कर नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, गलती नहीं होगा। अब सीरीज में देखिए, सीरीज में रूल आपको पता ही होता है। सीरीज में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 सबको पता है। तो यहाँ पे R1 3 है, R2 भी 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 ओम टोटल हो जाएगा इक्विवेलेंट। और बैटरी भी 6 वोल्ट की है। तो करंट बराबर क्या पूछा है, करंट बराबर आपको बताना है। तो करंट I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। सिंपल सा प्रश्न अभी हम कर रहे हैं। डिफिकल्ट में तो बहुत सर्किट डिफिकल्ट आता है, यहाँ पे सिंपल है। तो 6/6 डिवाइडेड करंट में 1 एम्पियर आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए 5वें नंबर पे थोड़ा सा पैरेलल का देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको करंट ही पता करना है। वोल्टेज बैटरी की वही है जो ऊपर वाले सर्किट में बताए, 6 वोल्ट ही है, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी पैरेलल की बात करेंगे आप तो रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि दोनों में करंट बराबर फ्लो हो, कुछ इस तरह से। लेकिन उसकी करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अब यहाँ पे हमने बराबर बोला, बराबर मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। इधर भी 6 ओम है, इधर भी 6 ओम है, इसलिए मैं बराबर बोल रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू एकदम बिल्कुल सिंपल है। मैं एकदम LKG वाला स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, कोई मैं इंजीनियरिंग वाला यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि ITI वाले, वो तो ऐसे ही समझ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए R1 R2 दिया हुआ है, लेकिन पैरेलल में आपको क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला होती है 1/R। अब R या R टोटल भी बोलते हैं कई जगह, 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन एग्जाम में इतनी आप डिराइव करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको क्या करते हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो सिंपल में करते हैं R1 इंटू R2 प्लस में डिवाइड में R1 प्लस R2, 2 रेजिस्टेंस का। और इससे भी सिंपल में करना है और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आधी कर दीजिए, 6/2 बराबर 3 ओम इसकी वैल्यू आएगी। जैसे करना है, लेकिन डिफरेंस वैल्यू हुआ दोनों में, एक 6 ओम एक 3 ओम हुआ, तब आपको डिफरेंस में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। 3 रेजिस्टेंस होगा तो फिर आपको तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला काम में आपको नहीं आएगा। अगर इसी के साथ कोई सीरीज जुड़ेगा उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2, और डिवाइडेड में 6 प्लस 6, ये R बराबर फार्मूला है। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 12 बराबर 3 ओम। जैसा कि मैंने बोला था दोनों ओम बराबर हैं, तो आपकी ओम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंस के वैल्यू 3 हो गया, बैटरी के वोल्टेज 6 हो गया, और I बराबर हमसे पूछा है, तो I बराबर हम क्या करेंगे, I बराबर V बटा R कर देंगे। और V 6 दिया हुआ है, R 3 दिया हुआ है, बैटरी से करंट कितनी फॉलो होगी, 2 एम्पियर। सिंपल सी प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा, खाली समझने के लिए थोड़ा सा फेर है। अगर इसी प्रश्न में मैं बोल देता, इसी प्रश्न को देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला 6 ओम है और साथ में कह रहा है कि एक और रेजिस्टेंस लग गया 3 ओम का, जो इसके सीरीज में है। किसके सीरीज में, इन दोनों रेजिस्टेंस के। तो सर्किट कैसे बनेगा पहले ये समझिएगा। पहले क्या करेंगे आप, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस,
दोनों को सीरीज में लगाएंगे, इसके एक सीरीज, दोनों को पैरेलल में और एक सीरीज में, इस पे आप बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, या इस साइड में लगाइए, इस साइड में लगाइए। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, 6 के बदले आधी, 3 ओम और 3 ओम यहाँ से आ गए, यानी दोनों को अगर जोड़ दें 3 ओम यहाँ से और सीरीज वाला फार्मूला लगा दें तो 3 ओम प्लस 3 ओम, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 6 ओम हो जाएगा। और 6 वोल्ट की बैटरी है, डिवाइड करेंगे 6 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। और जब अगला प्रश्न इसी में है आपका कि एक चीज हमें अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा अपना रह गया। अब इससे क्या आइडेंटिफाई हुआ, इसको थोड़ी सा समझिएगा। यहाँ पे ये समझने की जरूरी है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करंट के वैल्यू क्या होगा, V/IR, जो हम लास्ट में 2 प्रश्न लेंगे, यानी करंट कम होगा जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, बाकी कंडीशन सारा नॉर्मल रहे, पावर वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, पावर में फिर चेंज हो जाता है। यानी IR क्या है, रेजिस्टेंस और करंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। इस चीजों को प्रश्न में देखिएगा, कई बार पूछ लेता है, मैं बता दूंगा, 1-2 एग्जाम पर पूछा है। और V प्रोपोर्शनल टू I, व्हेन पावर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तब करंट और वोल्टेज समानुपाती होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी एक प्रश्न पूछता है ओम्स लॉ में, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई और वैल्यू ऑफ बैटरी कर रहा है। अब की करंट इतना दे रहा है, वोल्टेज नहीं दे रहा है, करंट दे रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में 6 ओम है तो आपको बताना है कि इस बैटरी में वोल्टेज क्या है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, या वोल्टेज को कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसको देखिए, इसको भी प्रश्न को वैसे ही करेंगे जैसा पहले करते थे, अभी भी बैटरी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे यहाँ भी, और इसी बैटरी से इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे, और रेजिस्टेंस भी उसी तरह से लगाएंगे जैसा कि पहले लगाते आए थे। लेकिन हम यहाँ पहले वोल्टेज लिखे थे, यहाँ वोल्टेज की जगह पे वाट हो जाएगा, एरो का निशान लेंगे, आप इधर से पॉजिटिव साइड में ले लो, कोई किसी तरह से एक बार ले लीजिए, तो यहाँ पे एरो का निशान लेंगे। इस एरो का मान है 4 एम्पियर और इसका है 6 ओम। मैं बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, किसी को नहीं पता है तभी ये कर ले। अब यहाँ से फॉर्मूला वही लगेगी, V/IR। अब I दिया हुआ है 4 और R दिया हुआ है 6, तो क्या अंतर पड़ेगा कोई प्रश्न कैलकुलेशन में, यानी 24 वोल्ट आपका आंसर सी वाला आंसर राइट होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसी में सीरीज पैरेलल हुआ तो अगर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस जुड़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज पैरेलल के फार्मूला के हिसाब से ही जोड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं, वो भी सारा आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज व्हेन करंट ऑफ बैटरी टर्मिनल 2 एम्पियर और 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इन सीरीज। यानी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, 1 मिनट, रेजिस्टेंस को थोड़ा इस तरह से ले ले, सीरीज में है, बैटरी वोल्टेज वही है, और बैटरी वोल्टेज वही होने के बाद करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है, और ये बैटरी वोल्टेज आपको इस बैटरी के प्लस माइनस वाला वैल्यू आपको ज्ञात करके बताना है, जिसमें इसकी वैल्यू 3 ओम है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी 3 गुना 3 जोड़ 3 6 ओम, और करंट बराबर I, तो V बराबर IR, यानी 2 गुना 6, बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी है, तो राइट आंसर डी। उसके बाद अगर पैरेलल में ही बात करें, कह रहा है कि 2 एम्पियर का ही सोर्स है, इसी प्रश्न में आ जाइए कि 2 एम्पियर का करंट तो है 2 एम्पियर का सर्किट में, लेकिन ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तब क्या करेंगे, फिर से वही सर्किट के रूप में आएंगे। 1 मिनट, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेंगे, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के समकक्ष में एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लिखेंगे, साथ में यहाँ जो करंट है वो 2 एम्पियर डिनोट करेंगे, यहाँ 4 ओम, यहाँ 4 ओम दोनों लिखेंगे। फॉर्मूला 1/R1 से कैलकुलेट कर लेंगे, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से कर लेंगे, या दोनों का वैल्यू सेम है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करके 2 ओम ज्ञात कर लेंगे, या इससे भी नहीं हुआ तो 4 गुना 4 डिवाइडेड बाई 4 जोड़ 4, 4 चौका 16 और डिवाइडेड बाई
8 यानी 2 ओम जैसे फॉर्मूला निकल जाए, यानी इस 4 ओम के वैल्यू को अगर एक सिंगल रजिस्टर में हमें बदलना है तो इसको हम हटा के यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, और 2 ओम के अगेंस्ट 2 एम्पियर करेंट है तो V बराबर IR होगा, यानी 2 गुना 2 बराबर बैटरी की कैपेसिटी 4 वोल्ट होगी। इसको हम 4 वोल्ट लिख देंगे। तो प्रश्न संख्या 9 और 10 के बारे में फॉर्मूला वही लगाएंगे, V बराबर IR। और यहाँ पे पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो R बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए R बराबर V बटा I लिखेंगे। तो अब यहाँ से देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, तो यहाँ से आपको सिंपल से दिख जाएगा R प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, यहाँ पे वोल्टेज आएगा प्रोपोर्शनल टू R, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी R बटा 1 बटा, अगर वोल्टेज की वैल्यू 1 है तो I यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले में क्या होगा, इन ओम्स लॉ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इन ओम्स लॉ I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये रहा टॉपिक जो हमने कोशिश किया है कि आप करेंगे। तो रोहो की बात क्या थी, जो हमने अभी टेबल में बात किया, ये सारे जितने भी रेजिस्टिविटी है, ये रोहो है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है। और अगर इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो उसके साथ में रोहो की मान आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो स्टैंडर्ड आपको इसमें से लेके चलना पड़ेगा कि इसको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले सवाल आपको आ जाएगा कि इन तीनों का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी SI यूनिट पूछ दिया है, ओम मीटर होता है। जैसा कि आप रेजिस्टेंस की बात करता है तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी की बात करेगा, लिखा हुआ R ही रहेगा, रेजिस्टिविटी की बात करा हुआ रहेगा तो आपको बोलना पड़ेगा ओम मीटर, यानी लेंथ के टर्म में आपको बताना है रेजिस्टिविटी का यूनिट। तो ये आपके एक टॉपिक हो गए। अब इस टॉपिक से देखिए कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ये प्रश्न को आपको दे दिया जाता है, अब कहा जाता है कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, बोला एक तार है, ध्यान से देखिएगा, उसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुना, तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई 4 गुना है, मतलब 2 तरीके से इसको लंबाई बढ़ाया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन ये है कि उस तार को खींच दिया जाए, समझिएगा यही प्रश्न आता है, खींच दिया जाए, खींच के लंबा कर दिया जाए, बहुत लंबा, इतना लंबा। अगर तार को लंबा कर दिए तो क्या होगा, पहले तार इतनी क्रॉस सेक्शन एरिया थी, अब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और कम, आधी से भी आधी रह जाएगी। उस कंडीशन में डबल उसका बढ़ेगा। एक तो यहाँ पे R बराबर लेंथ बढ़ गया 4 गुना, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी हो गई, उससे 2 गुना। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था, पहले किसी वायर का रेजिस्टिविटी के टर्म में कह रहे हैं, दिया हुआ था कि 12 ओम है। ध्यान से देखिएगा, उसकी लंबाई 4 गुना कर दिया गया। यही प्रश्न पूछता है, इसी को खाली बेसिक आप याद रखिए, सारे प्रश्न आ जाएगा, इसी में वैल्यू आपको रखते जाना है एग्जाम में। 4 गुना आपका हो कर दिया, तो यानी रेजिस्टेंस कितना गुना होगा इसको आप ध्यान दीजिएगा, लंबाई 4 गुना कर दिया गया है, और रेजिस्टिविटी कितनी कर दी गई है आपकी 2 गुना। ध्यान से देखना है, 2 गुना, यानी 2 गुना क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी कितनी घटेगी, जब उसको कम कर दिया गया तो 1/2 लिखेंगे, आपको कम हो गया ना जी, 1/2। अब यहां से ध्यान देखिएगा, पहले 12 ओम था, 4 गुना कर दिया, 12 गुना 4 48 ओम उसका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन उसको खींचने के कारण से उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1/2 हो जा रही है, आधा हो रही है, यानी 48 गुना 2, और यानी आप कह देंगे 96 ओम उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए। अब एक प्रश्न तो ये से आता है, दूसरा प्रश्न इसके कैसे आता है मैं बताता हूं। इसको प्रश्न दूसरे तरीके से एक और आता है, इस तार को ही अगर कह दिया कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे 4 गुनी लेंथ वाली एक तार है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको कुछ करना है, 10 गुना 4 लगाना है और 40 ओम बता देना है,
क्यों? क्योंकि जानते हैं R समानुपाती L होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन कह दे कि अगर दो प्रश्न हो गए, तीसरे प्रश्न की बात कर रहा हूं इसी में। तीसरा प्रश्न ये है कि एक तार है, यही वाली सेम तार जिसकी 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ सेम है, लेंथ मतलब सेम के सेम है, लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। और बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2 गुना। कम नहीं किया गया है, बढ़ाया गया है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे आपका 10 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, अभी इस फॉर्मूला में रखेंगे तो थोड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया की फॉर्मूला भी अलग होती है, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपके आधी हो जाएगी, यानी कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात कर लें कि अगर आपकी तार की क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हुआ तो आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम होगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया, घटेगा, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे ही आपकी लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जितना रखेगा फॉर्मूला, और अगर घटेगी तो घटने पे रेजिस्टेंस घटेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको इस यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का हो गया। अब ओम्स लॉ में तो आपने कल ही एक हमने वीडियो बनाया था, वो आपको बेसिक पता है। इसके बारे में कहा जाता है ओम्स लॉ क्या है? 1 ओम, सीधे सीधे ओम्स लॉ क्या है? 1 वोल्ट और डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर का एक कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को आप कितने भी तरीके से ले लीजिए, आपको कंडीशन इक्वल रखना है और आपके करंट वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस निकालने हैं, तीनों चीज़ों को, जिसको थंब रूल में आप कहीं भी आप देखते होंगे, जो लोग समझते हैं इसको, कुछ ऐसा कुछ एक कंसेप्ट लिखा हुआ कहीं मिल जाता है, VIR, ऊपर में आर रहता है, एक बंद रहता है। अब इसमें से जो आपको यूनिट निकालना है उसको निकालते रहते हैं। अगर V आपको निकालना है तो V बराबर क्या लिखते हैं? I गुना IR। अगर I निकालना है तो V बटा R, और अगर R निकालना है तो R निकालते वक्त हम भी निकालते हैं V बटा I। बस इसी का कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, और वोल्टेज मतलब करंट के प्रोपोर्शनल में वोल्टेज है, और करंट के एंटी प्रोपोर्शनल यानी इन्वर्सल प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। यानी रेजिस्टेंस और करंट, आपका करंट डिपेंड करेगा, यानी अगर कह दे सिंपल सी बात है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? कम होगा, और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा, जैसा कि वहां बात किए थे। यहां भी क्या है, जब हम करंट और रेजिस्टेंस को अगर फिक्स रखते हैं, करंट बढ़ेगा तो सर्किट में वोल्टेज भी बढ़ेगा, बाकी पैरामीटर फिक्स अगर रहे तब। यानी आई भी के समापरपल, भी के सामने में आर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आई के प्रोपोर्शनल में 1 बटा आर। रेजिस्टेंस के टर्म में बात करें तब ये भी एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक के बाद आगे पहुंचते हैं कुछ प्रश्न के रूप में कि यहाँ से ओम्स लॉ में क्या पहुंचता है। तो देखिए, पोटेंशियल कंडक्टर के खिलाफ जो भी होती है उसको यहाँ पे नापने की तरीका के लिए क्या होता है, ये आपको एक आपका ओम्स लॉ एक जरिया है जिसके कारण से हम अलग अलग वोल्टेज अलग अलग रेंज में नापते हैं। इस बुक में ये दिखाने का मतलब यहाँ पे है कि आपकी वोल्टेज वेरिएबल है, रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, तो ये करंट कितना वेरी होता है कम ज़्यादा सर्किट में। और जितने भी ये सारी चीज़ें बात होती है क्लोज सर्किट की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्लोज सर्किट की बात होगी। यानी एक सर्किट में अगर कहीं सर्किट ब्रेक हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना करना मुश्किल है, बंद हो जाती है। मान लीजिए यहाँ एक स्विच रखा हुआ है, आपने स्विच ओपन कर दिया तो आपका फैन बंद, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सारी खत्म, और जब क्लोज है तो सारा कंसेप्ट शुरू है। अब यहाँ से देखिए, ओम्स लॉ में सबसे पहले चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि V बराबर I, V समानुपाती I कांस्टेंट कब? जब और पैरामीटर चेंज न हो। और V बटा I
तब भी, और वी आई बटा आर और वी बराबर आई आर। यानी ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है ओम्स लॉ में, वो आपके एकदम बिल्कुल प्रोपोर्शनल करंट के होते हैं जब आर में कोई चेंज नहीं होता हो, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता हो। और इसको किन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया था, ये भी एक आध बार पूछ देता है, तो ये जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम्स ने परिभाषित किया था। टाइम दिया हुआ है, टाइम का छोड़ दीजिए। और ये सारा जितनी भी बात होता है ये टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट और क्लोज सर्किट की बात होगा, तब ये ओम्स लॉ होता है। अब ओम्स लॉ से प्रश्न कहाँ कहाँ आते हैं, इसमें तो बहुत छोटे तौर से दिया हुआ है, लोग कहते हैं कि इसमें दिया हुआ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। ओम्स लॉ से क्या आता है, आपको तीन चीजें पूछता है। सबसे पहले तो आपको एक सर्किट में क्या निकालने के लिए बोलता है, वोल्टेज। दूसरा प्रश्न आपको आता है करंट से, और तीसरा आता है आपको रेजिस्टेंस से। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों का पैरामीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है, किसी हर सर्किट में अलग अलग होता है। तो इसको जानने के लिए और रेजिस्टेंस वेरिएबल को इसके लिए आगे शुरू हो जाता है सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल सर्किट। सीरीज में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 R प्लस R2 जितने रेजिस्टेंस है उतने को। और पैरेलल में क्या करते हैं, कुछ लोगों ने वो कल ही बताया, एलसीएम करते हैं। लेकिन एलसीएम कंसेप्ट सही नहीं है, क्योंकि कई बार आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना होता है, तो लिखा हुआ रहता है बिल्कुल एलसीएम ही है, और एलसीएम निकालेंगे तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू तो आएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन पैरेलल में जब रेजिस्टेंस है तो इसके दो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होता है। पहला, अगर टू रेजिस्टेंस है, क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टू ही रेजिस्टेंस से पूछता होता है, और दोनों क्या हो सकते हैं, पहली कंडीशन इक्वल हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर दोनों बराबर है तो वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगा। जैसे 6 ओम का दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है, सर्किट आप जानते हैं पैरेलल का इस तरह से बनेगा, सर्किट एक पैरेलल में एक बना और दूसरा रेजिस्टेंस इधर बना, और दोनों को इसके जोड़ के बैटरी से जोड़ दिए तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस हुआ। तो ये दोनों की वैल्यू अगर 6 ओम है तो आप ध्यान दीजिए, दोनों रेजिस्टेंस 6 ओम की है, तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, 3 ओम हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। तो कहते हैं कि 6 ओम तो आराम से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि इसकी अगर कहीं लिखा हुआ है 200 ओम, 150 ओम, तो फार्मूला गुना करने से अच्छा है कि इसको आधा 2 से डिवाइड कर दें, 75 ओम सीधा सीधा लिख दें। लेकिन अगर अनइक्वल है, अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, एक 6 ओम है दूसरा 3 ओम है, तब क्या करेंगे, तो तब उस समय हम करेंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हम इतना नहीं लिखने जाएंगे, इतना सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे होता है तो इसी का डिराइव, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला से लिख के और इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 6 गुना 3 डिवाइडेड में 6 जोड़ 3 यानी 18/9/2 ओम, 6 ओम और 3 ओम है। तब इससे हमें मिलता क्या है, अगर इस इक्वेशन से भी एक चीज़ पढ़ें, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं लेकिन कंसेप्ट पढ़ें, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि एक 6 ओम है एक 3 ओम है और दोनों इक्वल है, तो इससे एक फार्मूला ये मिलता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि ध्यान से देखिएगा। ये कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपके प्रश्न कोई भी आएगा एनसीईआरटी में आप छोड़ नहीं पाएंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 6 ओम है, पैरेलल सर्किट है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, 6 ओम है 3 ओम है, तो इसकी वैल्यू 3 ओम से क्या होगी, कम होगी। दूसरी बार में आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, मैं लिखता हूँ कि ये इसकी वैल्यू 12 ओम है और इसकी है 4 ओम, तो इस सर्किट दोनों का पैरेलल का वैल्यू 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 गुना 4 और डिवाइडेड में 12 जोड़ 4, तो यह क्या होगा, बर्चो 4 48 और 12 4 16, 16 या 48, 3 ओम इसका इक्विवेलेंट आया। तो आपको क्या मिला कि इन दोनों वैल्यूओं से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एक बार अगर कहीं ऑप्शन मिल गया, अगर आपको यही प्रश्न को आपने करने गया एग्जाम में, आपके पास टाइम कम है, अगर कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ध्यान दीजिएगा 2 रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ए यहाँ पे 12 ओम, बी
यहाँ पे 6 ओम, सी यहाँ पे दिया हुआ है 4 ओम और डी दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3 ओम। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है और यहाँ पे देखिए ए 12 ओम है जो बड़े रेजिस्टेंस के बराबर है, बी उसके बीच का है, सी नीचे वाला का है। लेकिन हम जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होता है तो उसका वैल्यू जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे कम होता है। तो हम सीधा डी ऑप्शन क्यों नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन में क्यों जाएंगे? तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं और कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2-3 मैथ फार्मूला कैलकुलेशन करना पड़ जाए आपको कि इसी में फार्मूला करिए। तो देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है, इस चार्ट को एक बार प्रैक्टिस करना है आपको। कुछ लोग कहते हैं कि एमसीक्यू दो, एमसीक्यू हम 1000 दे दिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक आपके पहली कंडीशन में कैलकुलेशन करना है करेंट थ्रू नाइक्रोम वायर, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बता देना है। यहाँ पोटेंशियल वोल्टेज कितना नाप की है वो बता देना है और यहाँ पे आर बताना है। आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, वही तो लिखा है यहाँ पे। आर कितना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने से, किसी से पूछ नहीं रहे हैं। अब कितनी भी ले लीजिए, इस सर्किट है, यहाँ पे हम करें सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 6 ओम ले लिया, अपने से आप ले लिया 6 ओम ले लिया। इसी से आपका सारे मैथ कैलकुलेशन हो जाएंगे। इसीलिए तो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। अगर सर्किट को हमने के को क्लोज करके आगे बढ़ लिए और कह दिए कि इस सर्किट में वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज थी वो हमने 20 लगा दिया, 20 नहीं थोड़ा 12 रखिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। अब कह रहा है कि इसमें करंट बता दीजिए, यही तो क्वेश्चन आता है सर्किट के बारे में। सीरीज पैरेलल तो आपने समझ ही लिया, अब यहाँ पे करंट बताने के लिए हो गया। तो हमें क्या करना है, आई बराबर वी बटा आर तो ही तो करना है। तो वी दिया हुआ है 12 वोल्ट और यहाँ पे आई दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए कि हमें दूसरे तरीके से भी दे सकता था। अब यहाँ कहा था कि 2 एम्पियर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अब बैटरी की वोल्टेज बता दीजिए और यहाँ पे आपकी वी आई में आपकी जो ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस के रूप में वो 6 ओम ही है। तो आप क्या करते, आप यहाँ पे वी बराबर क्या लिखते, आई आर। तो आई आपके 2 एम्पियर थे और ये 6 थे, तो 6 गुना 2 यानी आपकी जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे 12 वोल्ट का आ रहा है। यानी ये आपका सिंपल हो गए। इस टेस्ट में अलग अलग वोल्टेज रख के आप बना लीजिए। मैं एग्जांपल और बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे करंट 60 एम्पियर है, बहुत हैवी करंट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मात्रा हमें पता करना है, बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट ही है। तो आई बराबर क्या करें, यहाँ पे आर बराबर क्या करेंगे, आर बराबर वी बटा आई करेंगे। वी कितना है 12 और आई बराबर कितना है आपकी वी आई बराबर कितना है 60 है, यानी 1/5 यानी 1/5 0.2 ओम। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हमने एक चीज आपको एक पहले बात बताया था, सुपर कंडक्टिविटी बोला था। अब यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां से देखिए, अब देखिए करंट कितनी ज्यादा हो रही है, वोल्टेज कितनी कम है, रेजिस्टेंस कितना कम है। यहाँ पे देखिएगा 0.2 एम्पियर, यानी जितना रेजिस्टेंस को आप कम कर देंगे सुपर कंडक्टिविटी के नजदीक आएंगे। यही बात मैंने बोला था। और ये कंडीशन लाने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना होता है। तो अभी इसी वोल्टेज में देखिए कि इस सर्किट में अगर 6 ही एम्पियर करंट बहती, एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ से 6 एम्पियर, कंसेप्ट आप देखते जाइए, कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। 6 एम्पियर है और यहाँ पे पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 12 वोल्ट ही है और यहाँ पे आर आपको पता करना होता। तो क्या करते, 12 डिवाइडेड बाई 6 करते और यहाँ से आ जाता 2 ओम। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तब करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी जितने भी इक्वेशन है आप एक दूसरे से जब आप इसमें वैल्यू रख के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट ऐसा बिल्डअप होगा कि कोई भी एग्जाम में जाइए एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज लेना आप भूल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू लगा के आते हैं और बोलते हैं एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया। तो आज हमने इस वीडियो में सबसे पहले ध्यान होना पड़ेगा, जिधर की तरफ बड़ा टर्मिनल है इसको पॉजिटिव बोलते हैं और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, कैथोड। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देता है और हर बार ये पूछता है। और दूसरी आपको ये माइनस, जिसको जिधर माइनस की प्लस रहेगा इसे बोलेंगे
एनोड। अब ध्यान देने की बात है, अब इसमें आता है कि करंट पूछ दिया जाए छोटे छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि करंट कहाँ से बहता है। तो करंट बहने के लिए दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक तो बाहर जिसको हम सर्किट बोलते हैं, और दूसरा एक अपने आप में बैटरी। बैटरी के अंदर भी तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्किट जब तक क्लोज लूप में नहीं आएगा करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाहर में जो करंट फ्लो होता है वो कैथोड से लेके एनोड तक होता है, यानी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक एनोड होता है। लेकिन बैटरी में अंदर की बात होगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक, यानी एनोड से लेके कैथोड तक करंट फ्लो होता है। ये करंट का एक नॉर्मल कंडीशन है। चार्जिंग में अलग होगा, डिस्चार्जिंग में अलग होगा, लेकिन एक कन्वेंशनल की हम बात कर रहे हैं। ये कन्वेंशनल जब बैटरी लोड पे जुड़ा हुआ है उस समय की बात कर रहे हैं, यानी डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। और जनरली डिस्चार्जिंग की ही पूछेगा, चार्जिंग में ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चार्जिंग में रिवर्स हो जाएगा। अब करंट का फ्लो नीचे आप आइएगा तो करंट फ्लो किसके कारण से होता है, लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन, हालांकि हम जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही करंट को फॉलो कराता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों से करंट फ्लो होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो की बात करते हैं तो ये करंट फ्लो क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन के कारण से, जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर, यानी मेजॉरिटी कैरियर से। और होल क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में और जाएंगे तो बाद में क्या हो जाता है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पी और एन में चेंज होते रहता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट प्लस होल दोनों के कारण से आपको करंट होता है। लेकिन अब ये ध्यान है कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिकल में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसी कहानी में लिखा हुआ पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे ये पैराग्राफ तो मिलता हुआ मिलेगा आपको ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर में एक स्थान से दूसरे तरह स्थान तक जाने की क्रिया को ड्रिफ्ट बोलते हैं। और वो ड्रिफ्ट के कारण से करंट फ्लो हो जाता है, और उसी ड्रिफ्ट को हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपोजिट डायरेक्शन वगैरह वगैरह, ये आपकी करंट की फ्लो का चार्ज हो गया। तो ये टॉपिक तो बेसिक आपकी करंट फ्लो का आपका ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। लेकिन अब इस कंसेप्ट में दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। करंट फ्लो में आप जब बात करते हैं तो एक कई बार ये पूछ देता है मिली एम्पियर का कंसेप्ट, 0.3 मिली एम्पियर, यानी 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर यहाँ से ले लेंगे बराबर मिली एम्पियर में 10 के पावर इतने। उसी पर आप माइक्रो भी पूछ देता है, तो माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो में 10 के पावर 6 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर। तो ये सारे कंसेप्ट तो हैं, लेकिन अब हम एक फार्मूला के बाद एक कैलकुलेशन इसकी करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक करंट फ्लो और सर्किट डायग्राम के साथ साथ जो बेसिक है, एक आपको मालूम करना है। देखिए कुछ लोग कहते हैं हिंदी में, तो सारा बोल रहा हूँ हिंदी में। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन वोल्टेज ऑफ बैटरी 6 वोल्ट एंड 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, दोनों की वैल्यू है ईच का 3 ओम इन सीरीज एंड करंट फ्लो इन 10 मिनट। आपको चार्ज मालूम करना है Q। तो Q मालूम करने के लिए क्या होता है, आपको चार्ज बराबर, अगर जब भी Q की बात आएगी तो Q बराबर क्या कहते हैं, IT, ये प्रश्न होता है। तो ये टॉपिक कहाँ से आया और ये क्यों आएगा, इसके बारे में पहले बात करेंगे। अभी चलेंगे आपको NCERT की बुक में ही। तो करंट फ्लो आपको जब भी बात होगा तो ये बराबर होगा आपका यहाँ पे चार्ज के रूप में। इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो का जब भी बात होगा तो चार्ज के रूप में ये आएगा करंट फ्लो। तो इससे देखिए करंट चार्ज फ्लो का इन्होंने कह दिया कि नेट चार्ज फ्लो थ्रू एली कंडक्टर सेक्शन इन आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन आई बराबर QT, और हम कह रहे हैं Q बराबर IT, यानी हम चार्ज निकाल रहे हैं तो करंट जितना फ्लो हो रहा है कितना टाइम हो रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखने की जरूरी है। 1-2 प्रश्न इससे भी NCERT के हमेशा आते रहता है। एक तो आपके एंड्रेमेरिक एम्पियर, एम्पियर तो सब लोग जानते हैं, एम्पियर ने दिए थे। इनकी आपकी करंट फ्लो पर रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड जो भी है
फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये भी क्लियर है। ये टॉपिक आप एक बार ध्यान रखेंगे। उसी तरह अगर बात कर ले, यहाँ पे अगर बोलता है करंट के बारे में, एंड्रे मैरी एम्पियर है, तो और 2-3 हैं, उनको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे जब ये अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, तो इनमें भी आपको वोल्टा से रिलेटेड होता है, अलेजेंड्रो वोल्टा पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग इनका है। और ये किससे थे? इटालियन थे। ये भी एक हो सकता है कॉपी आपको पूछ दिया जाए क्वेश्चन। और तीसरा एक आता है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में तो सब लोग जानते हैं लास्ट में कि ओम तो हैं, लेकिन कौन ओम है? तो यहाँ पे जियोर्ग सीमन ओम, ये कौन थे? तो ये आपके जर्मन फिजिस्टियंस थे, फिजिस्टिस्ट कह सकते हैं, और आपके फ्रेंच वाले हो ही गए। तो ये तीनों आपको याद रखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिक में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो 1 कूलम अगर चार्ज है तो विच इक्विवेलेंट टू चार्ज, ये वाला 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो नेगेटिव तो सबसे पहले होता ही है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव और होल मतलब पॉजिटिव। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो ये होल का कंसेप्ट आएगा, लेकिन हम यहाँ पे तो केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव की ही बात करेंगे। यानी चार्ज इस पे नेगेटिव है, और कितनी है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस कूलम। अब ये कंसेप्ट आपके पास आ गया। उसके बाद आपको सारे मैथमेटिक्स जो हमें अभी दिया है, एक ही मैथमेटिक्स से 3-4 कंसेप्ट लेके आपको लिए चलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था पार्ट 1 का कंसेप्ट से हमें यहाँ पे हम करंट कैलकुलेशन कर लेंगे पहले, क्योंकि हमें पता है कि हमें निकालने के लिए बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हमें Q बराबर IT निकालना है। और IT तो कई सारे प्रश्न में डायरेक्ट दिया रहता है। I टाइम यहाँ दिया हुआ है T मिनट में, और टाइम को हमेशा स्टैंडर्ड रखिएगा सेकंड में। यानी SI यूनिट हमेशा फॉलो करना है कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, तो SI यूनिट आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें निकालना पड़ेगा I। तो I बराबर क्या होता है? V/R। अब यहाँ पे V तो दिया हुआ है, लेकिन R है सीरीज में 2, यानी R1 R2 2 है, तो R1 R2 को हम जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 ओम, और वोल्टेज भी 6 है, यानी V/V कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। यही है, समझिएगा। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पे हमें Q जो निकालना था, Q बराबर IT निकालना था। अब टाइम 10 मिनट दिया हुआ है, तो Q बराबर IT को हम क्या करेंगे? I हमारे पास दिया हुआ है 1 एम्पियर, और T बराबर दिया हुआ 10, लेकिन हमें इसे टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकंड है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसको अगर देखते हैं तो कितना इस सर्किट में चार्ज के रूप में, कूलम्ब के रूप में फॉलो होगा, तो 60 के 0 में, यानी 600 कूलम्ब इसमें फॉलो हो रहा है इस मैथमेटिक्स में। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न खत्म नहीं होगा, इससे 2 प्रश्न अभी और लेने हैं, जो हम वीडियो अभी आगे बढ़ाएंगे तो बात करेंगे। जिसमें एक चीज और है, इस सर्किट में I हमें मालूम हो गया है, V मालूम हो गया है, R मालूम हो गया है, तो हमें P, इस सर्किट का पावर कंजप्शन क्या है, सिंपल सा अभी समझने के लिए DC पावर की बात कर रहा हूँ, V/I। पावर वाला टॉपिक अभी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे P बराबर V/I। जब AC में जाएंगे तो यहाँ पे लग जाता है cos फाई, इसको छोड़ दीजिए, जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो यहाँ DC की हम बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, तो V/I है। अब V/I मतलब वोल्टेज हमें 6 वोल्ट दिया हुआ था, एम्पियर 1 दिया हुआ था, तो यानी कितना इस सर्किट से पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना कर सकता है, उसकी यूनिट आपको पता हो गया, 6 वाट। और जब हम आगे बात करेंगे चार्ज की, तो ये 6 वाट लाके आपको दिखाएंगे। जो RSH और LHS की बात कर रहे हैं, तो ये 6 वाट देखिए कैसे घुमा के लाना है, इसके बारे में अब बात कर लेंगे। तब यहाँ पे अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करके हम इसकी बात कर रहे हैं। एक और प्रश्न यहाँ से आता है, एक प्रश्न इसी में अगर पूछ दिया जाए, अब यहाँ पे आपको क्या आ गया? C बराबर जो चार्ज है, यहाँ पे Q बराबर आपको मिल गया 600 कूलम्ब। ध्यान दीजिएगा। अब इसी में एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि जब इतनी वोल्टेज, इतनी बैटरी, इतनी ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होने के बाद 10 मिनट के पावर कंज्यूम करता है, चार्ज हमारा 600 कूलम्ब आ चुका है, तो अब बता दीजिए हाउ मेनी
यहां से देखिए ऐसे प्रश्न पूछता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन सर्किट, टाइम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। तो क्या करते हैं आपको पता है कि सर्किट में 1 कूलम जब चार्ज होता है तो 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। कितने गुजर जाते हैं? 6 इंटू 10 के पावर 18। तो इसमें सीधा सीधा गुना कर दीजिएगा। अगर इसके 6 गुने 10 के पावर 18 गुना कर दिए तो यह कितने हो जाएंगे? 3600 गुना 10 के पावर 18। यानी अगर इसको 36 गुना 10 के पावर 18 को अगर सिंपल बेस में करें तो ये आ जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 21 इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में गुजर गए जब 6 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम के 2 सीरीज रेजिस्टेंस और 10 मिनट तक करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने गुजर गए? यानी 3 के पावर 6 में और उसके साथ साथ में 21 पावर में इलेक्ट्रॉन गुजर गए। कोई कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी कंसेप्ट बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया? हमने आई निकाल लिया, कंसेप्ट को आप समझते जाइएगा। तो आई बराबर हमारा 1 एम्पियर आ गया। सीरीज पैरेलल से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमने सी बराबर 300 कूलम निकाल लिया और हमें इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन गुजरा वो भी निकाल लिया, 3.6 इंटू 10 के पावर 21। अब चलते हैं दूसरे सब सर्किट में, तो इसको हम यूटिलाइज करके कुछ और न्यूमेरिकल बनाएंगे थोड़ा सा समझ के। अब इसके दूसरे टॉपिक है जो हमने एनसीईआरटी बुक के जाएंगे। तो हमने चार्ज निकालना सीख लिया, करंट निकाल लिया, टाइम तो हमें पता ही है। अगला सर्किट हमारा टॉपिक इसमें आता है, अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, उस टॉपिक को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी बात हो तो समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी हो सकता है, ये पाइप हो सकता है ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो, कोई भी पॉइंट हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल पाइप होगा तो उसमें क्या फ्लो होता है? वाटर। और इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगे, बिजली में आ जाएंगे तो यहाँ पे फ्लो होगा केवल इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हायर पोटेंशियल, यहां से ध्यान दीजिएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना ही हम बोलते हैं आपकी। हालांकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमेशा करंट की फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट आपको इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये ध्यान रखना है। ये भी एक कंसेप्ट है, लेकिन इतना आपको 10+2 आपका है कि आपको ग्रुप डी में नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ पे अगर हायर साइड से लोअर साइड की बात हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हायर साइड से लोअर साइड से गुजरेगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हायर साइड से लोअर साइड गुजरेगा तो कुछ तो वर्क होगा, W। कहानी हम नहीं पढ़ा रहे, आपको न्यूमेरिकल पे लेके डायरेक्ट आ रहे हैं। तो W अगर होता है तो इस W को हम कैसे निकालेंगे, वही इस मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल होता है। यानी अगर W के बराबर बोले, अगर W आपको निकालना है तो वोल्टेज, जितना इस सर्किट से वोल्टेज गुजर रही है और इसमें कितना चार्ज गुजर रही है, फ्लो की किस रूप में हमने अभी पढ़ा था? हमने पढ़ा था Q बराबर I गुना T, और Q को अगर कहें कि टोटल चार्ज हो गया, कितने टाइम तक करंट और कितने टाइम तक करंट गुजर रहा है, दोनों का चार्ज, हमारा चार्ज Q है और उसका यूनिट कूलम्ब है। तो यहाँ पे वर्क बराबर भी कितना वोल्टेज लगाए, कितना इसमें प्रेशर लगाए और कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को तो यूनिट है वर्क। समझ गए होंगे? तो वर्क आ गया। अब वर्क को हम डिफाइन करने के लिए अगर बात करेंगे, वर्क को डिफाइंड कैसे करें, तो देखिए वर्क क्या है आपका, वर्क को यूनिट SI की बात करेंगे तो क्या है आपका? जूल। अब जूल बराबर क्या है? 1 वोल्ट, जो हमने अभी W की बात किया था, किसके लिए? वोल्टेज की। और दूसरे में वोल्टेज के साथ हमने बात किया था किसकी? तो वोल्टेज के साथ साथ हमने Q की चार्ज की बात किया था। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब। यानी 1 वोल्ट आपकी, एक सिंबल से बोले कि आपका वर्क का SI यूनिट जूल है, तो 1 जूल, यहां से लिख रहे हैं 1 जूल बराबर
क्या होगा, 1 वोल्ट गुना 1 कूलम, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। अब हम फिर इसी की बात करेंगे कि जब हम इस 1 कूलम की निकालना है 1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम फिर उसी मैथमेटिक्स में जाएंगे। इसकी फॉर्मूला का हम नहीं देखेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल आपका सारा करा देंगे इस चैप्टर का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें पहले निकाल लिया था। पहले हमने करंट का मान 1 एम्पियर निकाल लिया था, हमने सी का मान कूलम में 600 कूलम निकाल लिया था, और क्यू का मान हमने निकाल लिया था कितना, क्यू कितना हमारा फ्लो हो रहा था, क्यू का ही मान 600 था, यहाँ पे चार्ज नहीं, क्यू की मान 600 कूलम निकाल लिया था। और इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल लिया था, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी थी, 3.6 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में गुजर जा रहा है। लेकिन अब पूछ रहा है कि अब कितना कार्य हुआ। इसी प्रश्न में अगर पूछ दे कि इतना इतना ऐसा है, अब इसमें कितना कार्य हुआ, डब्लू को बताइए, तो क्या करते, बी गुना हम क्या कर देते, सीधा सीधा बी गुना क्यू। वोल्टेज क्या था 6, ये ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज क्या था 6, और क्यू कितना है, यहाँ पे क्यू आपको दिया हुआ है 600, ठीक है। अगर वोल्टेज इतना है, क्यू इतना है, 600 है, तो अगर इसको हम आगे के रूप में ले जाएं तो ये कितना होगा, 36 और 6 के बाद 2 जीरो, 3600 कितना यूनिट आपने बढ़ा, ऐसा यूनिट जूल, 3600 जूल हो गया आपका। ये मैथमेटिक्स यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लियर होने के बाद एक यूनिट और बच जाती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। वर्क अगर इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन करना है तो आप अपने आप में ये कोई बोझ ढोने वाला काम नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली इसकी आपको यूनिट हमेशा वाट में लानी होती है। ऐसे तो मैथमेटिक्स से न्यूमेरिक आया तो आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन वाट में। अब वाट क्या है, तो वाट बराबर आपको पूछा जाए तो वाट को क्या बोलिएगा, 1 जूल्स प्रति सेकंड, यही तो वाट है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 जूल प्रति सेकंड को करना है, आपको वाट में कन्वर्ट करना है, तो हमारा प्रति सेकंड, हमने टाइम कितना लिया था यहाँ पे 10 मिनट, और 10 मिनट को हमने सेकंड से जूल गुना किया था, तो ये क्या हो गया था 600 सेकंड। यानी वर्क हमारा आया था, कितने आए थे 3600 कितना आया था वर्क के रूप में, तो 3600 जूल के रूप में आया था। अब 3600 जूल को हम, जूल जो आया है आपकी वर्क डिवाइडेड बाई में, अगर इसको हम सेकंड से डिवाइड कर दें, सेकंड यानी 10 मिनट गुना 60 सेकंड यानी 600 से, तो यानी 3600 को 600 से डिवाइड कर दीजिए। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। 3600 डिवाइडेड बाई 600, 600 कहाँ से आया, तो 10 गुना 60, 10 मिनट है और 60 सेकंड है, इसको हम कैंसिल करते हैं यहाँ से 6, यानी जो कार्य हुआ है W हुआ है, अगर वाट के टर्म में लिखेंगे तो कितना हुआ है 6 वाट। और हमने जब पहले बताया था कि P बराबर V × I निकाले हैं, तो वोल्टेज कितना था आपका, वोल्टेज 6 और करंट 1 एम्पियर, यानी पावर कितनी थी सर्किट में 6 वाट ही थी। यानी हमने जो जहाँ से शुरू किए थे P बराबर V × I और W बराबर V × Q, दोनों हमारा रिजल्ट 6 वाट में आ रहा है। यानी हमने जो अभी तक मैथमेटिक्स इसमें बनाया, एक लाइन से शुरू किया तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस से करंट निकाल लिया, करंट से हमने चार्ज निकाल लिया, चार्ज से हमने किसका इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन्स के बाद वर्क निकाल लिया, और वर्क के बाद हमने पावर निकाल लिया। ये सारा एक दूसरे के सिमिलर में हो गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस में 2-3 टॉपिक और रह गया है, उसको खत्म कर लेते हैं। न्यूमेरिकल टॉपिक आप अगर इतने सारे कर लेंगे तो हमने क्या क्या फार्मूला यूज किया है वो ध्यान रखिएगा। हमने सीरीज पावर की फार्मूला यूज किया, R बराबर R1 प्लस R2, यहाँ पे 1। उसके बाद हमने दूसरा फार्मूला किया P बराबर V × I, पावर वाला, इसको यूज किया। तीसरा हमने फार्मूला यूज किया चार्ज के लिए Q बराबर IT। चौथा हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया वर्क के लिए, वर्क बराबर V × Q। चौथा हमने यूज किया कि इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं अपनी किसकी चार्ज को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पता है, एक
अगर एक हमारा चार्ज 1 कूलम्ब होता है तो 1 कूलम्ब में 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पता कर लिया। उसके बाद हमने इसके बाद अगला टॉपिक हमने बात किया कि जो हमारा 1 वाट बराबर क्या होगा, वाट बराबर क्या होगा, तो 1 जूल प्रति सेकंड, और इससे कन्वर्ट कर देंगे तो हमें वाट में मिल जाएगा। और वाट में अगर हमें 6 वाट मिल गया था क्वेश्चन में, अगर इसे मुझे कोई कहता कि केवीए में KWH में निकाल दो, जो मीटर की रीडिंग होती है घरों में, तो क्या करते, इससे 1000 से भाग दे देते, यानी 1 KWH बराबर 1000 यूनिट। तो हमारे पास ये यूनिट जो आती, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0006 KWH, यानी हम सर्किट के सारे पैरामीटर को समझ चुके हैं। अब एक जगह एम्पियर मीटर में करंट कॉइल जो होती है उसमें कम टर्न होता है और मोटे वायर को यूज करते हैं, और जब वोल्ट मीटर होता है इसमें टर्न ज़्यादा होता है, कॉइल में ज़्यादा टर्न होता है और पतली वायर को यूज करते हैं। अगर करंट मीटर को आप वोल्टेज के उसमें नाप दें, यानी वोल्टेज के जगह में लगा दे, एम्पियर मीटर को पैरेलल में लगा दे सर्किट में, तो उस पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो विथिन सेकंड उसकी कॉइल क्या हो जाएगी, बंट कर जाएगी। ये इसका कंसेप्ट है, बंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में ही है अभी, लेकिन अब एक कंसेप्ट रह गया पोटेंशियल डिफरेंस में, एक टॉपिक और यहाँ पे रह गया जो आपका हो गया सीरीज एंड पैरेलल में। पैरेलल में क्या है, वोल्टेज और करंट पैरामीटर। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में अगर कोई सर्किट जुड़ा हुआ है तो इसमें V की क्या मात्रा होगी, वोल्टेज की, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी बढ़ जाएगा। और अगर पैरेलल में होगा तो यहाँ पे सेम रहेगा, वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा पैरेलल सर्किट में। लेकिन करंट की बात करेंगे तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा सारे रेजिस्टेंस में, और आपका पैरेलल में क्या होगा, डिवीजन होगा। अब इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक सर्किट लेना पड़ेगा। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए आपको एक सर्किट लेता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। तो आपको एक सर्किट लीजिए, ये सर्किट है, एक सर्किट सीधा सा ले लेते हैं, सर्किट एक ले लेते हैं ऐसा। यहाँ पे हमारा वोल्टेज माइनस प्लस माइनस के रूप में है। एक सर्किट यहाँ ले लेते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आके जुड़ जाता है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज लीजिए, V है, और इधर R1 है, इधर R2 है। अब इसमें देखिए, एक कौन सी सर्किट बोलेंगे आप, एक टर्मिनल से होके आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। यहाँ रेजिस्टेंस निकालना नहीं है, वोल्टेज की टर्म में बात कर रहा हूँ। दूसरा सर्किट क्या होगा, पैरेलल। और पैरेलल में सर्किट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कोई भी मान लीजिए, इधर प्लस या नेगेटिव, इधर से निकलेगा वायर, इधर एक वायर आएगा, और इधर से निकलेगा, इधर आएगा, और ये सर्किट इस तरह से होगा। हालांकि इसमें फिगर नहीं बनाया हुआ है, इसको बना होगा दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे R1 और एक मिनट R1 बड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे R2। अब ये दोनों को देखिए, दोनों सर्किट सीरीज पैरेलल क्लियर हो गए। अब देखिए, इसमें कोई सर्किट में पूछे मुझे सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, करंट इस बैटरी से निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, कहीं भी आप एम्पियर मीटर लगा लीजिए, सब जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और वोल्टेज का होगा डिवीजन, जिसको मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। अब दूसरे पैरेलल सर्किट में क्या होगा, पैरेलल सर्किट में देखिए, यहाँ से करंट निकला, लेकिन यहाँ पे जैसे ही नोड पे आएगा, और नोड पे आया तो एक करंट इधर और एक करंट इधर, तो यहाँ पे करंट I आएगा, तो यहाँ पे I1, और इधर में नीचे में I2 करंट हो जाएगा। यानी डिवीजन ऑफ करंट का क्या होगा, डिवीजन होगा, और वोल्टेज का क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस कंसेप्ट को थोड़े से यूटिलाइजेशन में देखें कि अगर करंट सेम रहता है तो हमें तो, अगर पूरे बैटरी के करंट निकाल लिए, I के वैल्यू वही सर्किट की वैल्यू हो गई। यहाँ पे अगर वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में,
तो भी अगर इस बैटरी का 6 वोल्ट दिखा हुआ है और कह दे कि यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ लगा लो, तो यहाँ भी 6, यहाँ लगा लो, आपको यहाँ भी 6 वोल्ट ही मिलेगा। अब बात तो हो गया कि जब सीरीज सर्किट में है तो वोल्टेज आर, यहाँ पे पॉइंट अगर ए रख दिए आपने, यहाँ पे बी रख दिए, यहाँ पे सी रख दिए, तो ए बी के बीच में जो वोल्टेज होगा बी सी के बीच में नहीं होगा, यानी दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा, और इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, या उसी तरह पॉइंट बी से सी तक, और ऐसे ही कितने रेजिस्टेंस हो हर पॉइंट में हर का। तो अब वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला होता है जो हमने बात किया था, वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप V1, और इसको क्या बोलेंगे V2। एक मिनट में कलर और थोड़ा सा ले लेता हूँ तो तब समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम V1 और इसे क्या बोलेंगे V2, समझने के लिए। तो वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला कहता है कि V1 बराबर क्या होगा, तो जितनी सर्किट की वोल्टेज है टोटल गुना में जितना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, एक मिनट मार्कर थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, V1 बराबर सर्किट की पूरा वोल्टेज गुना में R1 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपकी सर्किट का V1 निकल गया। अगर आपको V2 निकालने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा, फिर V2 लिखिएगा, और V2 लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से V इंटू R2, एक मिनट इसका रेड कलर ले लो आप, V2 बराबर V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इससे न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आपको बेसिक टेक्स्ट बुक का जो एक कंसेप्ट है वो आपको, टेक्स्ट बुक कहें तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होता है वो आपको कभी फेल नहीं कराता, कंसेप्ट आपको बताता है। अब यहाँ पे पैरेलल में कहा हमने कि करंट का डिवीजन होता है, तो करंट का डिवीजन का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसको करते हैं। वोल्टेज का आपने लिख लिया होगा, अब करंट में आप देखिए ध्यान से। अब वोल्टेज में हमने जो लिखा था थोड़ा सा आपको बदलाव कर देना है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे V1 है, इसको मैं लिख देता हूं I1 ये सर्किट इधर था, I2 इधर था। तो देखिए I1 जब करंट आप निकालना है ना, तो I1 के अपोजिट में रजिस्टर इधर कौन सा है, R1, ध्यान दीजिएगा अपोजिट में आपको लेना है, या I2 इधर लिख दे और I1 इधर लिख दे तो आपको अपोजिट में लेना है। तो हम तो यहाँ I1 इधर I2 लिखे हैं, तो I1 आपको करंट निकालना है, तो उसके अपोजिट वाला रजिस्टर R1 गुना में पूरे सर्किट का करंट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपको डिवीजन के हिसाब से फार्मूला निकल जाएगा। यानी इसको मैं करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन को मोड़ा एक और बाई लिख दूँ आपके लिए कि बाद में फ्यूचर में समझ में आए। ये बैटरी है और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज डिवीजन में क्या था, V1 बराबर, V1 कहाँ है, यहाँ की वोल्टेज है, और V2 यहाँ की वोल्टेज है, यहाँ A है, B है, C है। तो V1 बराबर क्या होगा, पूरे सर्किट की ये वोल्टेज, ये वोल्टेज V गुना R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। उसी तरह V2 की बात करेंगे जब भी, तो V गुना R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। लेकिन अगर सेम पैरेलल सर्किट में जाएंगे तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पे हमें करंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिनट बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे हमें तो I1 निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे पूरे सर्किट का करंट लिखेंगे, गुने में यहाँ पे R1 लिखे थे, यहाँ पे R2 लिखेंगे, जो अपोजिट साइड I1 के अपोजिट साइड वाला रेजिस्टेंस रहेगा, उधर में R1 प्लस R2, और इधर में I2 बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और इसे बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, और इधर बोलते हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला। ये करंट डिवीजन फॉर्मूला, यानी अब सर्किट के हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कोई पूछे तो चैलेंज करता हूं कि अगर ये सारे कंसेप्ट आपको पता है तो कंपटीशन के जो छोटे छोटे MCQ एग्जाम आते हैं बस इतना ही कंसेप्ट पे आते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या, अभी एक मिनट, इस वीडियो में हमने अभी तक जो बात कर लिया है वो सारा आप समझ गए होंगे। हमने I की बात कर लिया, कोई सर्किट में हमें करंट निकालने के लिए बोले निकाल दूंगा, R निकाल दूंगा, सीरीज पैरेलल होगा। हम
किसी सर्किट में चार्ज निकाल देंगे Q बराबर IT से, किसी सर्किट में हम पावर निकाल देंगे यानी वर्क निकाल देंगे V इंटू क्यू से, और किसी सर्किट में हमें कोई बोल दे कि पावर निकालना है तो V इंटू आई से निकाल देंगे। इस वीडियो का मेन हाईलाइटेड ये टॉपिक था, और ये टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो कंपटीशन में MCQ एग्ज़ाम और ख़ास करके RRC ग्रुप D और ITA लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते। तो चलिए ये कंसेप्ट, चलिए तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का और वाला पार्ट जो है, बचे हुए पार्ट को हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कवर यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट, जिसकी फार्मूला की बात करेंगे। H बराबर RIT, R रेजिस्टेंस, I करंट और T मतलब टाइम सेकंड में, रेजिस्टेंस ओम में, करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड में। इसके बारे में क्या है प्रश्न आती है। तो न्यूमेरिकल की यहाँ बात कर रहे हैं तो ये NCERT बुक से लिया हुआ बुक न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 100 जूल का हीट, 1 मिनट, 100 जूल का हीट प्रोड्यूस करने के लिए ईच सेकंड में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर पता कीजिए और बताइए। तो इसकी सर्किट अगर बनाएंगे तो रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से आपको बनेगा। एक सर्किट ये बनेगा और इस सर्किट में ये करंट होगा और यहाँ पे ये आपकी रेजिस्टेंस हो सकता है दो कंडीशन में हो, या तो कोई इक्विपमेंट लगा हो, जैसे हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा, एलिमेंट लगेगा, और एलिमेंट किसका होता है, नाइक्रोम का होता है, हीटर लग सकता है, वगैरह वगैरह लग सकता है। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बताना है कि इसमें वोल्टेज की सोर्स जो होगी पॉजिटिव नेगेटिव का, इसकी पावर वोल्टेज कितनी होगी। ओम का वैल्यू यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है। सर्किट में हीट कितनी जनरेट हो रही है इस रेजिस्टेंस से, वो 100 जूल दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या था, H बराबर RIT। तो आप क्या करेंगे, इसी को फार्मूला का थोड़े और अलग रूप में लिखेंगे। हमें यहाँ से क्या पता मालूम कर सकते हैं, तो सर्किट में करंट I बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट H डिवाइडेड में R/T। टाइम कितना है, 1 सेकंड है, हीट कितना है, 100 है, रेजिस्टेंस कितना है, तो डिवाइड में 4 ओम, और टाइम कितना है, 1 सेकंड है। तो अगर 100 को अंडर रूट में करेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो ये आएगा 25, और 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 एम्पियर। सर्किट में करंट कितनी है, 5 एम्पियर। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रजिस्टर के खिलाफ। तो जो सर्किट में टोटल पोटेंशियल होगा वही होगा। तो V बराबर आप क्या करेंगे, V बराबर IR लगाएंगे। फार्मूला तो वही है, फार्मूला कोई चेंज नहीं होगा। V बराबर IR, I कितना दिया हुआ है 5 और R कितना दिया हुआ है 4। तो 5 गुना 4 यानी सर्किट में वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है वो क्या है, 20 वोल्ट है। 24 लिखा गया, 5 चौके 20 वोल्ट है। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। तो हीट वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएगा। और कई बार हीट की फार्मूला एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पे ये भी लिखा रहेगा RQ/T, कुछ ऐसा भी एक फार्मूला रहता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, Q चार्ज के रूप में कन्वर्ट करता है, यानी I को फार्मूला को दूसरे फार्मूला में ले जाते हैं। चलिए अब दूसरा फार्मूला यहाँ था इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। बार बार ये प्रश्न पूछता है और ग्रुप डी में पूछ रहा है 1-2 क्वेश्चन। इसको भी इलेक्ट्रिसिटी बिल से देख लीजिएगा, जो आपकी एग्जाम्पल 12.13 में दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेंट रेटेड 400 वाट, 400 वाट मतलब इसकी पावर है, 8 घंटा चलता है डेली, ये है। और कॉस्ट ऑफ एनर्जी का 30 दिन का निकालना है, यानी डे की संख्या 30 है, और 3 यूनिट पर रुपए बिजली जनरेशन है। 1 यूनिट में आपका कितना वाट होता है ये भी आप जान लीजिएगा, 1000 वाट। तो इसको 3000, जितने भी वाट आएंगे उसको 1000 से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा यूनिट का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है, आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसको पैसे खर्च करने के लिए P बराबर हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, V इंटू I, और साथ में कितने घंटे जल रहा है 8, और उसके साथ में कितनी आगे की चलेगी प्रोसेस वो बारे में। तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें P दिया हुआ है, तो VI का हम मान निकाल लेंगे, मान लेंगे P बराबर VI, और 8 घंटा दिया हुआ है और 30 दिन जलता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा P बराबर 400, यहाँ से 1 मिनट, P बराबर 400 गुना में 8 आवर गुना में 30, इसको गुना कर देंगे तो ये 96, कुछ 8 चौक 32, 32 या 96,
और 96 और 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, इतने वाट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन हमें यूनिट जो दिया हुआ है पर kWh दिया हुआ है, तो 96 को हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो kWh कितने हो जाएगा, 1 kWh बराबर इतना होता है, तो 96 kWh है। 1 kWh का कॉस्ट क्या है 3 रुपये, तो ये 96, एक मिनट, इसको 96 गुना क्या करेंगे 96 गुना 3, यानी टोटल हमें जो पैसे देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 288 रुपये, इसका कंजप्शन है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड प्रश्न हुआ। एक और प्रश्न ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से थोड़ा समझने के लिए। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, एनसीईआरटी की बुक से ही है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी कनेक्टेड वोल्टेज यानी जनरेटर की वोल्टेज 220 है, करंट 0.5 एम्पियर है, बल्ब की पावर ज्ञात करना है। तो इससे आसान प्रश्न कहाँ मिलेगा, तो P बराबर क्या करना है V इंटू आई, ऐसे प्रश्न है। तो एक P इंटू वी आई करेंगे, आसान से प्रश्न आ जाएगा आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, V 220 गुना I बराबर 0.5, तो कितने आ जाएगा 110 क्या है पावर वाट। लेकिन इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न एक और जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब जब हम हीट की बात कर रहे हैं, हीट जनरेशन का, तो इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि हीट से रिलेटेड कोई कन्वर्ट करना है, इसको पावर करना है। अगर इसी में टाइम दे दिया जाएगा तो टाइम का कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर यूनिट दे दिया जाए तो यूनिट से आरएस में कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसा कि हमने दिखाया था, ये 110 वाट है, तो 110 वाट को डिवाइड कर देंगे 1000 से, और यूनिट अगर 3 रुपये रहता तो 3 से यहाँ पे आपको कर देते, तो 11 या 33/100, यानी जितनी पैसे आएगी उसकी यूनिट आरएस में हो जाएगी, यानी 0.33 आरएस रुपये इतने इसके हो जाते हैं। लेकिन अगर ये टाइम से मल्टीप्लाई करता तो 110 ऑटो है, अगर 8 घंटा चलता तो 810 हो जाता। ऐसे मल्टीप्लाई करके इस प्रश्न को, ऐसे कितने भी प्रश्न आए उसको हल कर लेते हैं। एक और प्रश्न इसी में से जनरेट हो सकता है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि इसकी पावर अगर जनरेट हुआ 110 वाट, अगर कह दिया कि इसको आपको 110 वाट को जूल में बदलना है, तब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 110 गुना 3600 जूल सेकंड है ना, एक आवर को यहाँ पे kWh को क्या करना होता है, जूल सेकंड में Wh को करना होता है, यानी 1 वाट इंटू जूल सेकंड इतना, यानी इसको 3600 से गुना करेंगे तो 3.96 इंटू 10 के पावर 5 क्या हो जाता, जूल हो जाता। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे, बेसिक जो प्रश्न अभी आ रहे हैं उसके हिसाब से। अगला एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड, लेकिन ये है रेजिस्टेंस, करंट और इलेक्ट्रिसिटी का कंपैरिजन से। अगर इस प्रश्न को देख लें तो देखने में ही एग्जाम में लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में कुछ नहीं है। इस प्रश्न को करने के लिए बस सिंपल सी फार्मूला जो हमने सब कुछ पढ़ा है वही करना है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जिसकी एनर्जी कंज्यूम रेट 840 वाट है, जब उसकी हीटिंग ज़्यादा पे होती है, मैक्सिमम पे होती है। लेकिन अगर उसकी हीटिंग को हम कम करके 308 वाट कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, तब इसकी इतनी पावर कंजम्पशन है। वोल्टेज पूरी पे दोनों कंडीशन में 220 ही है, केस 1 और केस 2 में। तो करंट और रेजिस्टेंस ईच केस में बताएं। यानी इस प्रश्न को देख के ही लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न को आराम से आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, 2 केस बनाना है, केस 1 केस 2। देखिए पहला केस में पावर दिया हुआ है 840 और वोल्टेज है दोनों का 220, तो दोनों केस में आप आई निकाल देंगे। P बराबर क्या होता है V इंटू आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V केस 1 में, और वैसे ही केस 2 में P डिवाइडेड बाई V। और दोनों केस में देखिए क्या आता है आपके पास, पहले केस में 840 डिवाइडेड बाई 220 बराबर क्या आएगा आपके पास, तो ये 3.82 समथिंग एम्पियर आएगा। और दूसरे केस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 220, तो यहाँ पे करंट कितने आएगा, तो यहाँ पे 1.6 कुछ 64 या 65 एम्पियर लंपसम आएगा। अब ये देखिए दोनों का करंट तो आ गया इस सर्किट में। अब आपको पता करना है दोनों केस में रेजिस्टेंस। तो पहले केस में रेजिस्टेंस अगर पता करना है, मैं केस नंबर 1 ले लेता हूँ। तो R बराबर क्या लिखेंगे, वोल्टेज तो वही रहेगा, I रहेगा। R बराबर क्या होगा, V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, सीधी V बटा I डिवाइडेड में I, और V 220 है, और डिवाइड यहाँ के करेंगे पहले केस का 3.82 से,
तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 57.7 ओम लगभग। उसके बाद दूसरे केस में सेम जाएंगे तो R बराबर भी आई सेम करेंगे तो यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 220 को डिवाइडेड करेंगे 1.64 से, जो नीचे का केस है तो ये हो जाएगा 1.342 ओम। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमारा पावर ज़्यादा ले रहा है तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा, कम है, और करंट उस सर्किट का ज़्यादा है। और जैसे ही पावर कम जनरेट हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है और उस सर्किट का करंट कम हो जा रहा है। यानी आपकी वोल्टेज रेगुलेटर का कुछ दिया जाए कि फैन में आपका रेगुलेटर लगा हुआ है, वो फैन की स्पीड कैसे कम करता है, तो फैन में रेगुलेटर में क्या लगा हुआ था, रेजिस्टेंस उसको पावर कंज्यूम कर देता है अपने में, और जिसके कारण से आपका पावर कंज्यूम हो जाता है। यानी रेजिस्टेंस आपको फोन के आपकी करंट को कम कर दिया, करंट को कम करने से उसकी पावर कैपेसिटी कम हो गई, स्पीड भी कम हो सकता है। उसी तरह अलग अलग फैक्टर को इसमें कंट्रोल किया जाता है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं आपके लिए, जिसमें आपका सर्किट का पैरामीटर पता करना है। और ये सर्किट देखते ही ऐसे ही सर्किट पूछ रहा है एनटीपीसी में, लोग घबरा जा रहे हैं, कुछ सीरीज में, कुछ पैरेलल में, कुछ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, इस बैटरी का वोल्टेज 12 है, ये हमें ध्यान दीजिएगा, इस बैटरी का वोल्टेज 12 है, एक मिनट, हाँ, इस बैटरी का वोल्टेज 12 दिया हुआ है यहाँ पे। ये R1 दिया हुआ है 10 ओम, R2 दिया हुआ है 20 ओम, इधर से R3 30, R4 इधर से 20 और लास्ट वाले रूम 60 ओम। 22 वर्षा भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब बोल रहा है कि सर्किट में जो जो पैरामीटर है उसको आप ज्ञात कर लीजिए। तो क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, I ज्ञात कर सकते हैं, P ज्ञात कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं टोटल का, ये तीनों चारों पैरामीटर आप याद कर सकते हैं। H बराबर IRT भी निकाल सकते हैं, अगर 1 सेकंड में ये काम हो रहा है तो ये सारा पैरामीटर इसमें से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर भी निकालना हो तो पहले दो सर्किट ये है पैरेलल में, तो 1/10 प्लस 1/40 इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1/R है तो R बराबर अगर कैलकुलेशन करेंगे दोनों को सीरीज पैरेलल करके तो ये आ जाएगा टोटल 1/R और 1/2 करने के बाद 10 ओम आना चाहिए। 1 मिनट, ये 40 है, तो दोनों को अगर करते हैं तो 40 का LCM अगर 40 ऊपर से करेंगे तो ये 1 4 और 1 5 8 ओम आ जाएगा। और दूसरे में नीचे वाला का कैलकुलेशन कर लेंगे पैरेलल में, तो 1/30 1/20 1/60 करेंगे तो इसकी ओम का वैल्यू 10 ओम आ जाएगा। और टोटल करेंगे 10 8 ओम और 8 ओम दोनों का जोड़ देंगे तो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस 18 ओम आपका इसमें आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, सर्किट का पूरा ओम 18 ओम आ जाएगा। अब इसमें कहता है कि I पता कर लो आप इस सर्किट में, इस एम्पियर मीटर से करंट कितनी वोल्ट हो रहा है। तो I बराबर क्या करते हैं आप, V/R करते हैं, वोल्टेज दिया हुआ था 12 वोल्ट, आपकी R निकाला हुआ है 18 ओम, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो 0.67 एम्पियर लिख देते हैं। अगर पावर निकालने के लिए बोल दे तो P बराबर हम क्या करेंगे, V × I कर देंगे। तो 12 वोल्टेज दिया हुआ है, करंट हमारा यहाँ पे 0.67 आ गया, 0.67 आ गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी इस सर्किट में जितनी पावर जनरेट हो रही है 1 सेकंड में वो आ जाएगी। अगर हीट निकालने के लिए बोल दिया जाए H बराबर, तो IRT लगा देंगे और टाइम को मानेंगे कि 1 सेकंड में इतना है। तो R हमारा यहाँ पे टोटल कितने आए थे, 18 ओम आया था, और आपकी सर्किट का करंट 0.67 था, T बराबर 1 सेकंड होगा। तो आपकी सर्किट में जितनी एक हो रही है, क्या हो रही है, H कितनी हीट इस रेजिस्टेंस के द्वारा पैदा हो रहा है वो कितना होता, तो यहाँ पे 12.06 जूल हीट पैदा होता। तो ऐसे सारे कंसेप्टों के लिए इस वीडियो में देखिए, 1.5 घंटा का वीडियो है, इसमें से आपका सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ग्रुप डी हो, DRDO हो, ITI का कोई भी एग्जाम हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इससे सारा कवर कर लिया हमने, ओम्स लॉ कवर कर लिया, आपको हीट एनर्जी जनरेट कर लिया, लेंथ यानी आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी PL/A कवर कर लिया, आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया, वोल्टेज करंट डिवीजन रूल फॉलो कर लिया हमने, जितने सर्किट में कितनी बल्ब इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसका पावर जनरेशन कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होता है
इलेक्ट्रिसिटी में वो बात कर लिया, एनोड कैथोड की बात कर लिया, सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए ओम्स लॉ की बात कर लिया। तो सारे टॉपिक को यहाँ कवर कर लिया। उम्मीद है कि अगर ये वीडियो पूरी अगर आपने अभी तक देख लिया है तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।